सीबीएसई 12वीं क्लास के मार्क्स का फॉर्मूला तय हो गया। 10वीं 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस पर मूल्यांकन होगा। 10वीं और 11वीं के आधार पर 30% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। सरकार ने मार्क्स देने का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बता दें आपको 13 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने यह फॉर्मूला तय किया। इसको लेकर आपत्ति थी और उसी के आधार पर अब 10वीं और 11वीं में जो अंक थे उनको 30% उस आधार पर रखा जाएगा। वहीं 12वीं में जो प्री बोर्ड था उस प्री बोर्ड का 40% वेटेज दिया जाएगा और इस आधार पर 12वीं की एग्जाम के मार्क्स मिलेंगे। 12वीं के मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में जितने भी छात्र हैं उन्हें। 13 लोगों का एक पूरा एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था और उसी पैनल ने ये डिसीजन लिया है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, क्या अभी पूरी की प्रोसीडिंग रही है वो बताइए, और ये जो फॉर्मूला निकाला गया है इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, अभी सुनवाई जारी है नावेद, और अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में 12वीं की जो छात्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन का क्या जो क्राइटेरिया है वो कोर्ट के सामने रखा गया है। अटॉर्नी जनरल फिलहाल सीबीएसई बोर्ड में जो छात्रों को अंक देने की स्कीम है वो समझा रहे हैं। उनका ये कहना है कि 13 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने एक स्कीम निर्धारित की है। उसके मुताबिक 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में तीनों कक्षाओं में जो छात्रों की परफॉर्मेंस है उसको 12वीं के बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। तो इसके मुताबिक जो 10वीं बोर्ड में उनकी परफॉर्मेंस रही है, 11वीं में यानी फाइनल एग्जाम में, और इसके अलावा जो 12वीं के प्री बोर्ड के जो एग्जाम है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कोर्ट को समझा रहे हैं। इस फार्मूले में जो कहा गया है उसके मुताबिक 12वीं के रिजल्ट में छात्रों को 30% जो वेटेज है वो 10वीं के रिजल्ट का मिलेगा, 30% वेटेज 11वीं की फाइनल के रिजल्ट का मिलेगा और 40% वेटेज 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो छात्र अगर आंतरिक मूल्यांकन से सहमत नहीं है, इस असेसमेंट के तरीके से सहमत नहीं है, तो पिछली बार की तरह उन छात्रों को फिजिकली एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। तो अभी कोर्ट के सामने पूरी स्कीम रखी जा रही है। आगे कोर्ट में इस पर विचार होगा और उसके बाद कोर्ट उन तमाम स्टेट बोर्ड के की ओर से दायर जो छात्र हैं, जो स्टेट बोर्ड के छात्र जिनका ये कहना है कि उनकी भी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, उन मांग पर भी आगे विचार करेगा। अरविंद, दो महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। पहला तो जो आपने बताया कि जो छात्र इससे असंतुष्ट होंगे वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। कोविड काल है तो वो परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी वो बड़ा सवाल है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि ये सीबीएसई और आईसीएसई सिर्फ इन दो बोर्ड पर ही लागू होगा। ये फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा का में जो अंकों के मूल्यांकन का तरीका है वो अटॉर्नी जनरल जानकारी दे रहे हैं, वही मैंने अभी आपके सामने रखी। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड की तरफ से क्या कुछ स्कीम निर्धारित की गई है उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और स्टेट बोर्ड की तरफ से की परीक्षाएं रद्द होगी या नहीं होगी इस पर कोर्ट आगे विचार करेगा। चलिए, मतलब ये अभी सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए है। जो फॉर्मूला रखा गया है इस पर आगे डिटेल दी जाएगी। लेकिन जी एक बार फिर से आप अगर दर्शकों को समझा पाएं जो पूरा फॉर्मूला रखा गया है कोर्ट के अंदर, जिसमें 30 और 40 यानी कि 30% जो है 10वीं का, 30% 11वीं का और 40% जो है 12वीं प्री बोर्ड का। ये आसान शब्दों में अगर समझा पाएं एक बार फिर से दर्शकों को। लेकिन नावेद, अभी सुनवाई जारी है और स्कीम की जो बारीकियां हैं उनको अटॉर्नी जनरल इसी वक्त कोर्ट को समझा रहे हैं। अभी जो शुरुआती जानकारी जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताई गई उसके मुताबिक 10वीं के जो परफॉर्मेंस रहेगी, 11वीं का जो एग्जाम रहेगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे और 12वीं के रिजल्ट में छात्रों को 30% जो वेटेज है वो 10वीं के रिजल्ट का मिलेगा, 30% वेटेज 11वीं फाइनल के रिजल्ट का रहेगा और 40% जो वेटेज है वो 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को दिया जाएगा जी। और आगे इसकी जो बारीकियां है वो अभी रखी जा रही हैं और जैसे ही इस पूरी हियरिंग की जो और डिटेल्स मेरे पास आती है मैं दर्शकों के साथ साझा करूंगा। जी अरविंद, ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो कोर्ट में, चलिए अरविंद से संपर्क कट गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है कि सीबीएसई के लिए ये तरीका, ये फॉर्मूला अपनाया गया है। आईसीएसई किस तरीके से मार्किंग करेगा उसकी जानकारी अभी बाद में आएगी और अभी भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो चल रही है। कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से ये फॉर्मूला रखा गया है जो 13 सदस्यीय कमेटी ने बनाया है, जिसमें
10वीं में आपके जितने भी मार्क्स आए थे उन मार्क्स के आधार पर आपको 30% वेटेज मिलेगा, यानी कि उसका आपकी जो अभी की जो मार्कशीट बनेगी उसका 30% उस 10वीं की मार्किंग के आधार पर होगा। बाकी 30% आपका 11वीं में जो आपके नंबर आए थे उनके आधार पर होगा। और 12वीं प्री बोर्ड आपने जो सीबीएसई में दी है उसमें आपके नंबर्स किस तरीके के थे, आपने किस तरह का उसमें परफॉर्मेंस किया था, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 40% मार्क्स वहां पर दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपकी मार्कशीट सीबीएसई किस तरीके से मिलेगी। लेकिन ऑप्शन तब भी आपके पास ओपन है, यानी कि अगर आप इससे असंतुष्ट है, आपको लगता है कि आपका 10वीं या 11वीं का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, उस आधार पे आपको 12वीं में नहीं आंकना चाहिए, या 12वीं प्री बोर्ड के वक्त आप बीमार थे, आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। आपके लिए वो व्यवस्था भी की जाएगी, आपको लिखित में देना होगा और उसके बाद आपके लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप फिर से अपना जो नंबर है उन्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल सीबीएसई के लिए पैटर्न है। हो सकता है कि यही फॉर्मूला आगे आप आईसीएसई के लिए भी देख पाएं और स्टेट बोर्ड जो अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं उनके लिए भी ये जो पूरा प्रोसीजर है उसे अडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन वो अभी आगे की बात है, अभी सीबीएसई के लिए चीज़ें ये क्लियर हुई हैं। कोर्ट में अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है, अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 13 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन लोग थे, उन लोगों ने किस आधार पर ये पूरा फॉर्मूला निकाला है और ये फॉर्मूला ओवरऑल किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। क्यों 10वीं और 11वीं महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं। क्यों प्री बोर्ड के आधार पर 40% रखा गया है, वो जो वेटेज है वो बढ़ाया क्यों गया है, उसके बारे में भी डिटेल दी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले पर फाइनल मोहर लगेगी। लेकिन अगर कोर्ट की कोई टिप्पणी होती है, कोर्ट कोई सुझाव देता है, आगे क्या होता है वो पूरी जो प्रोसीडिंग होगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा। तो 12वीं के मार्क्स का फॉर्मूला तय हो गया है। जो स्टूडेंट इसको लेकर फिक्रमंद थे कि किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, वो नंबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ नेशन पर साझा कर रहे हैं। कोर्ट में अभी सरकार की तरफ से रखा गया है, अटॉर्नी जनरल उसे रख रहे हैं और वो न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव आप तक जानकारी पहुंचा रहा है कि 12वीं की जो परीक्षा 12वीं की जिस तरीके से मूल्यांकन होगा उसका फॉर्मूला क्या रखा गया। और उसको बहुत आसान शब्दों में समझने के लिए राहुल डबास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा ये 10वीं और 11वीं के नंबरों को आंकना और उसके मतलब आकलन पर 12वीं के नंबर देना? निश्चित रूप से, क्योंकि 12वीं के नंबर से पहले ये फॉर्मूला सुझाया गया था कि 3 सालों का आकलन किया जाएगा। 10वीं 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर 12वीं के अंक दिए जाएंगे। और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि 10वीं के बोर्ड के परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। उसके अलावा जो फाइनल एग्जाम है 11वीं के और 12वीं में, क्योंकि प्री बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई के हर एक स्कूल में कराई जाती है, उसके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। और ये फॉर्मूला उन छात्रों के लिए है जो इसके लिए तैयार होंगे। अगर कोई छात्र तैयार नहीं होता है तो उनके पास ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा कि जब कोविड की वेव कम होगी, जब तारीख दी जाएगी सीबीएसई की तरफ से, वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर वेटेज के लिहाज से देखें तो 30% वेटेज रहेंगे 10वीं की, 30% रहेंगी 11वीं की, और जो 40% है वो प्री बोर्ड का एग्जाम रहेगा जो 12वीं का रहेगा और इसी के आधार पर दिया जाएगा। ये फॉर्मूला पहले तैयार किया गया था, लेकिन क्योंकि आज सुनवाई होनी थी लिहाजा आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि पहले कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर कोर्ट उस पर कोई आपत्ति जाहिर करता है तो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, अदरवाइज सार्वजनिक किया जाएगा। और अब ये सार्वजनिक हो गया है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से 12वीं के नतीजे बच्चों को अंक के रूप में मिलेंगे। जी राहुल, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 12वीं के अंक, क्योंकि इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दिल्ली के अंदर जहां कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई होती है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज होते हैं जहां पर कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई होती है, वहां पर आपको नहीं लगता कि 12वीं के मार्क्स को लेकर बच्चों में तनाव इसलिए भी ज़्यादा होता है? निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है जहां पर 12वीं के नतीजों के आधार पर ही एडमिशन होता है। बाकी अगर देखें तो मेडिकल एग्जाम्स अलग से होते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स अलग से होती है, ट्रिपल ई की बात करें, नीट की बात करें, जेईई की बात करें, तो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स की वेटेज के आधार पर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन डीयू के विभिन्न कॉलेजों में सीधा एडमिशन भी किया जाता है। इस बार जब हमारी डॉक्टर जोशी से बात हुई थी, डीयू के वाइस चांसलर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहले हम इंतजार कर रहे हैं
कि सीबीएसई का फॉर्मूला क्या आएगा, अन्य अन्य राज्यों का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि सिर्फ 12 से 15% ही 12वीं के बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होते हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड भी है, उनके आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया सेट करेगी। और ये भी हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी जो संतुष्टि है, जिसकी जो अप्रूवल है वो यूजीसी की तरफ से मिल चुकी है, ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि अब पूरे देश में केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन जब सीबीएसई की गाइडलाइंस आ गई है, कोर्ट में रख दी गई है, अब इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने क्राइटेरिया सेट करेगी। और उम्मीद है कि अगले सप्ताह के अंदर यानी 8-10 दिनों के अंदर जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है अपना क्राइटेरिया सेट कर देंगी, जिसके आधार पर बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम होगा, यानी आपको विंडो पे आने की जरूरत नहीं, कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिहाज से देखें तो। जी मतलब यही जो फॉर्मूला है ये हो सकता है कि आईसीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड जो हैं वो अडॉप्ट कर लें। संभावना ये रहती है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात करें, उन बोर्ड का तो यही हो सकता है कि यही रखा जाएगा। अगर नेशनल बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई वाले ही फॉर्मूला रखा जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ने अलग अलग तरह से क्राइटेरिया दिया है, तो उन क्राइटेरिया को कंपाइल करके ही यूनिवर्सिटी एग्जाम रखा जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है, खासतौर पर इंजीनियरिंग और अगर मेडिकल लाइन्स की बात करें, उनमें पहले से एंट्रेंस एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, लिहाजा बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। जी अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि एक ये भी तनाव है कि आखिर कब मार्कशीट आएगी, जो भी जिस भी बेसिस पे आप जो फॉर्मूला तय कर रहे हैं उसमें कितना वक्त लग सकता है अभी? और देखिए, कम से कम भी 20 से 25 दिनों का वक्त आप मान के चलिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तय किया गया। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कंपाइलिंग की जाएगी, स्कूल के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि प्री बोर्ड का डाटा अगर 12वीं के लिहाज से देखिए और 10वीं के बोर्ड का डाटा पहले से मौजूद रहता है, लेकिन 11वीं का डाटा क्योंकि स्कूल की तरफ से होता है, उसे कंपाइल करने में कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लग जाएगा। क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है, इसलिए माइन्यूट डिटेल्स अभी आना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक कंप्लीट प्रेस रिलीज थोड़ी देर में जारी की जाएगी और उसके आधार पर हम ज्यादा सटीकता से बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन फिलहाल की बात करें, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से अभी तक कोई डिटेल रिलीज जारी नहीं हुई है, जब तक प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती। जी, क्या कुछ लोगों के रिएक्शन मिल पाए हैं? क्या स्टूडेंट इस फॉर्मूले, क्योंकि अब ये फॉर्मूला सामने आ चुका है, स्टूडेंट इस फॉर्मूले को कैसे ले रहे हैं? देखिए, 10वीं के लिए लगभग यही चीजें थी कि 10वीं के लिए आपके पास ये ऑप्शन था कि अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम देना चाहते हैं और आपको अंक जो मिले हैं वो सही नहीं मिले तो उसके आधार पे हो सकता है। लेकिन 12वीं के लिए पहली बार किया गया, क्योंकि इससे पहले जब कोविड आया था, यानी 1-1.25 साल पहले, उस वक्त जो इंपॉर्टेंट एग्जाम थे, कम से कम मैथ साइंस की बात करें, वो हो चुके थे। और अब अगर अब की लिहाज से देखें तो ये नया फॉर्मूला है, ऐसे में बच्चों के लिए भी नई चीजें हैं। लेकिन क्योंकि 3 साल के क्राइटेरिया रखा गया और तीनों साल के अलग अलग अंक दिए गए हैं, 30 और 40 के आधार पर, जो परसेंटेज है उसके आधार पर, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। कि बच्चों की तरफ से, जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से लगा और राज्य सरकारों की तरफ से पूरा मंथन किया गया था। प्रधानमंत्री ने खुद बैठक ली थी, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता पे राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। और ये कहा गया था कि तीनों के अंकों को, यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंकों को मिलाकर के एक बेहतर फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने, जैसे दिल्ली के मनीष सिसोदिया की बात करें, वैक्सीन लगाने की बात भी रखी थी, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है जिसपे लगभग सभी तैयार हो गए थे, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। जी, थर्ड वेव नजदीक है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को महफूज रखा जाए और यही सब ध्यान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों से संवाद करते हुए इसी तरह का जिक्र किया था। आपको क्या लगता है 12वीं की जो मार्कशीट आएगी, जिस तरीके से न्यू नॉर्मल में हम जा रहे हैं, एक नया फॉर्मूला बनाया गया है, ऐसे में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी अब स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कुछ नया फॉर्मूला निकालना चाहिए? क्या उनको भी आगे कोई ऐसी एग्जाम कराना चाहिए जिसके बेसिस पे वो ले पाए एंट्री? देखिए, कॉलेजेस ने पहले ही इस फॉर्मूले को लगभग अपना लिया है, क्योंकि कॉलेजेस के लिहाज से देखिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 2.25 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराया, जिसके लिए जो उनका पास पासवर्ड है, जो लॉगिन आईडी है, वो ईमेल के जरिए उनके पास पहुंचा था और वो ऑनलाइन एग्जाम किया गया, जिसे ओपन बुक एग्जाम किया जाता है। यानी आपके पास 3 घंटे का समय होगा, 3 घंटे में आप अगर चाहें तो ओपन बुक एग्जाम यानी बुक का सहारा ले सकते हैं। आपको 1 घंटा दिया जाएगा पेपर सबमिशन के लिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। और लगभग जितनी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, जेएनयू की बात नहीं कर रहे, सभी यूनिवर्सिटीज ने इस फॉर्मूले को अपना लिया है, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गए पेंडेमिक को आए। यानी पिछली बार जो एग्जाम किए गए थे, खासतौर पर
हैं फाइनल ईयर के, अगर बीए फाइनल, बीएससी फाइनल की बात करें तो इसी आधार पर किए गए थे, और अब इसी तरीके से इसी आधार पर आगे भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इससे जो टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से देखें उसे कम से कम अडॉप्ट किया जा चुका है विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जरिए। जी राहुल बने रहिए हमारे साथ। नवल किशोर जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। नवल जी, ये अपने आप में एक पहला ऐसा वाकया होगा जब इस तरीके से 12वीं जो है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी मार्कशीट इस तरीके से डिसाइड की जा रही है। आपको कैसे देखते हैं इसे? 30-30 और 40 ये फॉर्मूला रखा गया। 30% 10वीं क्लास का वेटेज होगा, 11वीं के लिए 30% वेटेज होगा और 12वीं प्री बोर्ड से 40% वेटेज उठाया जाएगा। मैंने देखा है इस रिपोर्ट को और मुझे लगता है ये तर्क संगत है, जस्टिफाइड है, और इसमें यह भी ऑप्शन दिया गया है कि जिन छात्र या छात्रा को यह पसंद नहीं आए उनको ऑप्शन रहेगा कि जब परीक्षा होगी ऑफलाइन तो वो भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ ये बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है और इसमें न्याय संभव है। और ऐसे कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज देश में उत्पन्न हुई है वो भी तो असाधारण है, अत्यधिक असाधारण है। 100 साल में कभी इस तरह का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि जो फॉर्मूला तय हुआ बिल्कुल ठीक है। 30%, 10 का, 11 का 30% और 40% जो प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के आधार पर जो है 12वां, मैं समझता हूँ ये तर्कसंगत है, उपयुक्त है। छात्रों के साथ आज की परिस्थिति में जितना न्याय हो सकता है उतना न्याय हुआ है। जी 13 सदस्यीय जी कंप्लीट कीजिए आप। जी अब मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि जो संस्थान है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, जो स्कूल्स हैं, क्योंकि जिस तरह का इस देश में माहौल है भ्रष्टाचार का, उसमें आशंका बनी रहती है कि डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल के पास है उसकी पवित्रता बनाए रखें और स्कूल प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप आशंका जाहिर कर रहे हैं 11वीं के रिजल्ट की, जिसके आधार पर आपको लगता है स्कूल अपना जो है परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं कोई? और ये 12वां का भी प्रैक्टिकल वगैरह जो है, आप जानते हैं प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड है, और आप जिस तरह से हमने बाजारवाद ला दिया है शिक्षा जगत में, उसमें बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं और ऑपरेट करते हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह का संकट देश पर है और छात्रों के सामने जो संकट है, मैं आशा करूंगा और कि ये जो बाजारवाद के शिकार न हो स्कूल, और अपनी ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए, अपने स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और गलत रास्ते का उपयोग, अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और पवित्रता बनाए रखें। इवैल्यूएशन जो हुआ है इस प्रैक्टिकल का और उसमें किसी छेड़छाड़ की संभावना न हो, इसकी मैं आशा कर सकता हूं, क्योंकि आज जो देश में माहौल है, वैल्यू सिस्टम है पूरे देश है भ्रष्टाचार का, उसे स्कूल बचा हुआ नहीं है। स्कूल डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। जी तो आप बेहतर फॉर्मूला मान रहे हैं कि इस वक्त जो जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें ये फॉर्मूला सबसे मुफीद फॉर्मूला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए।